तो हेलो फ्रेंड, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है इंटेलिजेंट एरा। तो हम लोग 2015 के सेट नंबर फर्स्ट पे ही अटके पड़े हैं यार। जो अटके पड़े हैं ऐसा बहुत लोगों का सवाल होगा। तो यार वीडियो थोड़ा बहुत लेट हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपके बोर्ड से पहले आपको यहाँ पे तैयारी अच्छी करा दूंगा, ये बात की गारंटी देता हूँ मैं। तो 2015 के क्वेश्चन नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 तक के क्वेश्चन हो गए थे, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो उन्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगला जो है क्वेश्चन है वो 23वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन, अब आप कहोगे ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा, तो देखो अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लॉन्ग, ठीक है। मैं आपको इसकी यहाँ पे इसमें थोड़ा स्क्रीन में नजर आ रहा होगा इसके नोट्स, नहीं तो अगर प्रोवाइड हो सकेगा तो लिंक भी वहाँ पे मैं भेज दूंगा पीडीएफ नोट्स करके, तो आप उनसे उसको पेपर में किस तरीके से लिखना है वो आप कर लीजिएगा। जहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा पूरा, आज तक के डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों के इससे रिलेटेड जो भी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द्रव्य तरंग तथा डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को समझाइए। और डेविसन जर्मन, ठीक है। यहाँ पे देखो डेविसन का थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये डेविसन होगा, यहाँ पे डिक्सन, डिक्सन जो बॉल आती है वो वाला नहीं है, ये डेविसन है। जर्मन के प्रयोग की पुष्टि भी करनी है, क्या निष्कर्ष निकला उससे, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करने चाह रहे हैं इसमें, हम क्वेश्चन नंबर 23 करना चाह रहे हैं 2015, फिर से वही हेडिंग, सेट नंबर फर्स्ट, क्लास 12 फिजिक्स। हमारा ये चैनल प्यारा सा जिसमें 800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं, ठीक है। देखो अब आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या डी ब्रॉगली समीकरण कह दो, कुछ भी कह दो आप लोग, लेकिन क्वेश्चन थी हमने पूछ रहा है द्रव्य तरंगे और मैटर वेव क्या है। तो देखो क्वेश्चन तो हो जाएगा, यहाँ पे समझते हैं पहले क्या चीज़ है ये, इस मैटर को समझते हैं, इसको क्या है मतलब। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले की बहुत पुरानी बात है कि जब साइंटिस्ट लोग ये पता कर रहे थे कि प्रकाश क्या है, ठीक है, आखिर क्या है, कण है, तरंग है, क्या है, तो बहुत सी चीजें ऐसी निकल के आ रही थी जो पहले ये मानती थी कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का क्या है, तरंग है, तरंग, ठीक है। वो ये मान के चल रही थी कि प्रकाश तरंग है केवल, ठीक है। प्रकाश में किसी प्रकार की कण प्रकृति नहीं होती, ऐसा बहुत पुराने साइंटिस्ट जो है हमारे ये मानते हुए आ रहे थे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी या कुछ ऐसे नियम आए जिनसे ये सिद्ध होकर दिया है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का कण भी है। जिसने भी ये बताया कि प्रकाश फोटोन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? फोटोन, जिन पे एचनी ऊर्जा होती है, पता होगा आप लोगों को। तो अब हुआ क्या कि मतलब सबसे पहले कुछ ऐसी घटना थी, जैसे मैं घटनाओं के नाम बोलूं, कुछ ऐसी घटना नंबर फर्स्ट जिसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एक आपका कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट प्रभाव जिसे कहते हैं। और उसके बाद एक आपका रमन प्रभाव भी आता है, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। ये ऐसी प्रकाश की घटना थी जो प्रकाश के कण प्रकृति की व्याख्या कर रही थी कि मतलब प्रकाश कैसा होता है, कण होता है। ये सब क्या बता रही थी कि प्रकाश एक प्रकार की कण प्रकृति रखता है, ठीक है। प्रकाश कैसी है, कण प्रकृति रखता है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स प्रूव कर रहा था, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत के आधार पे ये सब प्रूव हो रहा था, ठीक है। सेकंड, कुछ ऐसी घटना दिखी जिनसे पता चलता था कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। जो आपका विवर्तन हो गया, आपका व्यतिकरण हो गया, ठीक है, जो आपने पढ़ भी लिया है, आपका ध्रुवण हो गया, प्रकाश का ध्रुवण। तो ये ऐसी घटना थी जो साफ साफ ये बता रही थी कि प्रकाश एक तरंग रूप में भी होता है, ठीक है। मतलब प्रकाश की कुछ घटनाओं को तो हम कण प्रकृति के रूप में बता पा रहे थे और कुछ घटनाएं तरंग प्रकृति के रूप में। तो बहुत बड़ी टेंशन होने लग गई कि आखिर में प्रकाश है क्या चीज, क्या चीज है प्रकाश, तरंग है, कण है। तो फिर पता चला इसका 1905 के करीब में आइंस्टाइन ने पता करके बताया कि प्रकाश में दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं, ये तरंग प्रकृति भी रखता है, ये कण प्रकृति भी। तो इसको उठा के नाम दिया द्वैत प्रकृति का, मतलब डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति, ठीक है, जिसमें दोनों प्रकार के क्या हुए, नेचर हुए, कण भी और तरंग भी। अब इसी की एक समस्या बन गई ऐसी कि यार जब प्रकाश ऐसा कर सकता है तो क्या पदार्थ भी ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क लग गया साइंटिस्टों के लिए
कि क्या क्या सारे के सारे पदार्थ भी एक प्रकार की मतलब तरंग रख सकते हैं, कण रख सकते हैं, या कण ही है, तरंग है, क्या है, मतलब बहुत बड़ा सवाल उठ गया। तो फिर इसके बारे में 1927 में हमारे ये साइंटिस्ट हैं डी ब्रॉगली, इन्होंने बताया कि हर एक गतिमान कण तरंग व्यवहार दिखाएगा, यानी कि अपने पास एक तरंग रखेगा। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि हर एक गतिमान कण तरंग व्यवहार दिखा रहा है, मतलब कण तो है ही, कण भैया कण तो मानेंगे उसे हम लोग, लेकिन वो तरंग भी रख रहा है अपने पास। तो इसी सिद्धांत को उठा के नाम दिया गया डी ब्रॉगली का सिद्धांत, जिन्होंने बताया कि पदार्थ भी डुअल नेचर दिखा सकते हैं। कण कण तो है यार, मतलब तो तरंग भी है मतलब एक तरीके से। तो आइए बात करते हैं, अब स्टार्ट करेंगे हम ये डी ब्रॉगली समीकरण या मैटर वेव। तो अब देखो मैटर वेव की परिभाषा क्या बनी, मैटर वेव की परिभाषा क्या बनी, मैं वो लिखवा देता हूँ आपको। मैटर वेव की परिभाषा बनी या द्रव्य तरंग की परिभाषा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, द्रव्य तरंग, द्रव्य माने कोई भी पदार्थ, तरंग माने तरंग। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमें पता चला कि कोई भी कण जो गतिमान स्थिति में है, कोई भी कण जो गतिमान स्थिति में है, कोई भी कण में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी, कुछ भी छोटा कण कोई भी जो गतिमान स्थिति में v वेग से भाग रहा है, तो ये अपने चारों तरफ एक प्रकार की वेव जनरेट कर रहा होगा। कैसी वेव जनरेट कर रहा होगा, एक वेव जनरेट कर रहा होगा, यानी कि तरंग बना रहा होगा। तो इन्हीं तरंग को उठा के नाम दिया गया द्रव्य तरंग का। किसका नाम दिया गया, द्रव्य तरंग। मतलब किसी पदार्थ से संबंधित, किसी पदार्थ से या किसी कण से संबंधित तरंग ही उसकी द्रव्य तरंग कहलाई। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं सही से बिल्कुल, तो जब भी कोई पदार्थ या जब भी कोई कण गतिमान स्थिति में होता है, ठीक है, तो वह अपने चारों तरफ एक प्रकार की तरंग का निर्माण करता है या तरंग भी निकालता है। उन तरंगों को ही द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, इनको डी ब्रॉगली तरंग भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्रॉगली ने इसके बारे में सबसे पहले बताया कि कण एक प्रकार की तरंग प्रकृति रख रहे हैं। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे इन्होंने एक समीकरण भी दी। ठीक है, इन्होंने एक समीकरण भी दी जिसे डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। अब इसका प्रूफ इन्होंने किस तरीके से करा, जो देखो रियलिटी वाला प्रूफ है वो आपके 12th क्लास सिलेबस के में नहीं है मतलब। ठीक है, वो आप बहुत बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं वही कराएंगे। तो अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले हमें इतना पता चला कि जो एक प्रकार का फोटोन है जिसमें ऊर्जा होती है h इंटू न्यू की। कैसी ऊर्जा होती है, h इंटू न्यू। न्यू क्या होगी, उसकी आवृत्ति, भैया फोटोन की आवृत्ति। तो h अपॉन ये लिख सकता हूँ। अब छोटी क्लास में पढ़ के आए हो कि आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, छोटी क्लास के भाई 11th में पढ़ के आए हो, c अपॉन लैम्डा। c यहाँ पे प्रकाश की चाल और लैम्डा उसकी तरंग है। ठीक है, चलो मैंने इसे इक्वेशन 1 बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। या चलो अभी नहीं बनाते, 2-3 तरीके से देखो कर सकते हैं कैसे भी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लैम्डा को इधर ले गया, एच सी अपॉन ई को मैंने इधर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं करा, इसे बना लिया। चलो अब इसे समीकरण एक बना ली। अब हुआ क्या कि डी ब्रॉगली ने एक तरीके से ये यूज़ करा, कौन सा, प्लांक का सिद्धांत। ये प्लांक के अकॉर्डिंग का लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये हमारे प्लांक के सिद्धांत से या प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार। ठीक है, अब आइंस्टाइन के अनुसार भी एक समीकरण आई थी, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार उसने क्या बताया, उसने बताया कि E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, E इज इक्वल टू mc²। तो क्या मैं इस E के मान को समीकरण 1 में रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। मैंने इसको समीकरण 2 बनाया और समीकरण 2 का मान 1 में रख दिया। 2 का मान 1 में, समीकरण 2 का मान 1 में तो रखा, तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई की जगह mc²। सी से सी कट जाएगा तो आया लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किसी फोटोन की तरंग दैर्घ्य आई। तो ये हमें पता है कि फोटोन ऐसी चीज़ है जो भैया सी यानी कि प्रकाश की स्पीड से चल सकता है। अब बहुत सोचा गया तो पता चला कि ये जो फॉर्मूला आया हमारा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के पदार्थ के लिए या कण के लिए सत्यापित हो रहा था। ठीक है, जहाँ पे कोई भी पदार्थ जो है वो भैया प्रकाश की स्पीड से चल नहीं सकता,
क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा अगर किसी पदार्थ की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ H इज इक्वल टू एम वी। वी यहाँ पे वो पदार्थ होगा या जो भी कण है उसका वेग। H इज इक्वल टू एच अपॉन पी, सॉरी एच नहीं, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। तो ये डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य थी और इसको हम क्या बोलते हैं, संवेग। पी यहाँ पे संवेग होगा उस पदार्थ का। क्लियर। एच यहाँ पे आपको पता है प्लांक नियतांक। तो ये आया था हमारा कुछ डेरिवेशन डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करके आना था। अब बात आती है डेविसन और जर्मन, इस प्रयोग से क्या पुष्टि हुई। तो सीधे सीधे आपको लिखना है। अब उस प्रयोग के बारे में आपको मैं इतना नहीं बता रहा, बता सकता हूँ। देखो बताने के लिए बहुत कुछ है उस प्रयोग के बारे में भी, पूरा सेटअप है उसका, ढंग से बता सकते हैं। डेविसन जर्मन सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, ठीक है, सबसे पहले ऐसे, और ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे जहाँ तक मुझे याद है। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सबसे पहला बताया था कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती है। मतलब इन्होंने डी ब्रॉगली के सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी अपने एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, सबसे पहले थे इन्होंने 1927 में, हाँ 1927 में डेविसन और जर्मन ने क्या करा, स्लो इलेक्ट्रॉन मतलब जो बहुत ही धीरे धीरे गति कर रहे थे, ठीक है, कम वेग वाले इलेक्ट्रॉन का यूज़ करा। ठीक है, और उससे डिफ्रैक्शन, हाँ विवर्तन का यूज़ करके प्रूफ करा इन लोगों ने कि हाँ यार कोई भी जो कण है यानी कि पदार्थ है उनमें मैटर वेव होती है, यानी कि उनमें द्रव्य तरंग होती है। तो उससे सिद्ध हुआ क्या, ये सिद्धांत पूरा पूरा डी ब्रॉगली वाला। तो असल में डेविसन और जर्मन प्रयोग से आपसे क्वेश्चन में क्या था ना, किस चीज़ का निष्कर्ष निकलता है, तो आप बोल दोगे पदार्थ की द्वित प्रकृति का, ठीक है, या द्रव्य तरंग का निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्य तरंग होती है। तो ये आपका डी ब्रॉगली वाला था। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो कि है आपका आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या करनी है। ठीक है, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, तो फटाफट करते हैं जब तक आप इसे नोट करो। तो सब क्वेश्चन नंबर इसी के हथवे में चलते हैं जो कि है आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या करनी है। और एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया, मतलब क्या बोलूँ, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ही खत्म न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं। तो अब आपको आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो यार एकदम ऐसे करा देंगे क्या व्याख्या, अरे बिल्कुल पेपर में तो ऐसे ही लिखना है। लेकिन यहाँ हम लोग किस लिए आए हैं, यहाँ हम समझने के लिए आए हैं कि क्यों जरूरत पड़ी आइंस्टाइन को आने की यहाँ पे अपनी, मतलब समझ जाओ। बहुत बढ़िया व्याख्या करी थी आइंस्टाइन ने, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, अथवा का चल रहा है आपका। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर रहे हैं, उसकी समीकरण की। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत या विद्युत कह दो या वैद्युत कह दो नियम, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखो आपको ये नहीं करना जो मैं बता रहा हूँ, आपको वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से पूछा गया। आपसे पूछा गया है कि आइंस्टाइन ने जो प्रकाश विद्युत समीकरण दी उसकी व्याख्या करो, मतलब उसमें समीकरण में उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताई वो बताने हैं और एक न्यूमेरिकल करना है। लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर करूँगा ये पूरा का पूरा टॉपिक कि क्यों आइंस्टाइन को आना पड़ा, क्या था प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सब। ठीक है, बहुत सारी बातें क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से बढ़िया करके। तो देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 12th के लिए, मतलब साइंटिस्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हुआ क्या कि सबसे पहले आए टॉमसन। ठीक है, देखो डीपली पढ़ेंगे, ढंग से बिल्कुल समझेंगे, यहाँ पे एक तरीके से मजा लेंगे इस पूरे टॉपिक का कि होता क्या असल में। देखो अब फिर मैं ज़्यादा भाषण दूंगा तो वीडियो लंबी पड़ जाएगी, तो भाषण देने का मन करता नहीं है, करता है बहुत, लेकिन दे नहीं पाता मैं भाषण। तो देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे अगर कॉपी पेंसिल लेके लिखने के लिए आए हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को खुद को। ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ रुचि तभी बनेगी जब आप क्यों हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो अपने आप से क्वेश्चन करो। और अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे तो फिर सोचना एक बार जरूर, तो फिर आपने गलत ले ली साइंस, बाकी बात क्लियर है। तो टॉमसन 1889 आधी हिंदी आधी इंग्लिश ऐसा ही है भाई, अपना थोड़ा हालत टाइट है यहाँ पे। तो 1898 में टॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज करी, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि धातु पर अगर हम लोग, किसी धातु पर अगर हम लोग प्रकाश डालते हैं तो वहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। इस तरीके से क्या हुआ, किसी धातु पे जैसे इलेक्ट्रॉन, सॉरी किसी धातु पे जैसे ही प्रकाश पड़ा वहाँ से एकदम इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, यानी कि जैसे कहते हैं ना, अगर मान लो आप किसी जगह पे बैठे हुए हो और कोई आपकी तरह एकदम पटाखा
फेंक के, तो उठ के भागोगे नहीं उधर से, हटोगे नहीं हटोगे। सेम इनके साथ भी ऐसे हुआ कि जैसे ही धातु पर पड़ा प्रकाश ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एकदम भागे। एकदम का मतलब 1 सेकंड का समय भी नहीं लिया होगा बीच में किसी प्रकार का, पढ़ते साथ ही निकलने स्टार्ट। तो अब हुआ क्या यार, ये चीज़ तो बड़ी नई नजर आई, ठीक है, कि मतलब एकदम से अचानक से प्रकाश पड़ते साथ ही इलेक्ट्रॉन निकले। तो बहुत दिमाग खराब होने लग गया कि ये क्या है, इससे नई चीज़ मिली, इलेक्ट्रॉन की खोज, एक नया कण मिला। तो अब इसको समझ नहीं पा रहा था कोई कि क्या है यार, ये क्या हो रहा है, मतलब इस तरीके से कि कौन सी घटना ऐसी आ गई कि इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। तो सबसे पहले लेनार्ड करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, 2 वैज्ञानिक थे, मिलिकन और लेनार्ड, शायद से, हाँ मिलिकन थे। उन दोनों ने क्या करा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पे थोड़े एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। मतलब ये धातु ली उन्होंने, ठीक है, उन्होंने धातु ली और धातु को क्या करा, उस पर बहुत सारी तरह तरह के प्रकाश गिराए, बहुत तीव्रता के प्रकाश गिराए और एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करे और रिजल्ट क्या क्या मिले वो देखा। तो हम क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा डीपली अब मैं नहीं जा रहा, ठीक है, मैं रिजल्ट क्या क्या मिले उस पर बात करूंगा। और आइंस्टाइन ने किस तरीके से उन पर फिर अपना एक व्यू दिया और एक बिल्कुल सही सटीक प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी, वो बताएंगे हम यहाँ पे। तो हम बिल्कुल चलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पे, जो सबसे पहले मिलिकन वगैरह ने दिया, ठीक है। इन्होंने जब अपना प्रयोग करा तो इन्होंने देखा कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही थी, जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही थी, वैसे वैसे, और बात नहीं जानी, थोड़ा गलत हो गया, वैसे वैसे क्या हो रहा था, वैसे वैसे प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बढ़ रही थी, उत्सर्जन, ठीक है। मतलब जैसे आप प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा ले रहे थे, ठीक उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के दे रहे थे। मतलब जितना ज़्यादा प्रकाश उतनी ज़्यादा दर से इलेक्ट्रॉन निकलने, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं, उतनी ज़्यादा दर से इलेक्ट्रॉन निकलने, ठीक है। हाँ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने ये भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। मान लो आपने एक छोटा सा प्रकाश बहुत ही कम तीव्रता का डाला, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। आपने फटाफट एक बहुत तगड़ी तीव्रता का प्रकाश, ठीक है, पहले आपने 0 वाट का बल्ब जला दिया, वहाँ से जो लाइट गई 1-2 इलेक्ट्रॉन निकले। अब आपने बिल्कुल एक बढ़िया वाट की, ठीक है, अच्छी वाट की, मतलब समझ लो कम से कम 18 या 20 वाट की एक लाइट जला के रख दी, तो वहाँ से एकदम 20-30 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो क्या देख रहे हो, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं भाई साहब, और ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं। स्पीड क्या है इस पर बात नहीं चल रही है, ठीक है। सेकेंड नियम जो देखा उन्होंने, वो देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा थी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अब भैया जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो निकल के वहीं थोड़ी पड़ जाएंगे, क्या है, इधर ही पड़ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये यहीं बैठ गया, ये गति कर रहा है, ये स्पीड से चल रहा है कुछ, तो इसके अंदर इसमें गतिज ऊर्जा है इसका मतलब। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं कर रही थी किस पे निर्भर नहीं कर रही थी, मैं बराबर का निशान लगा रहा हूँ, मतलब क्या है निर्भर नहीं करना, या लिख ही देते हैं चलो। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर नहीं कर रही थी, निर्भर नहीं कर रही थी, किस पे नहीं कर रही थी निर्भर, आगे भी तो बताओ। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं कर रही थी प्रकाश की तीव्रता पर, कर रही थी प्रकाश की तीव्रता पे, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता पे। बहुत ही ज़्यादा हिंदी की रेल आई है हमें, मैंने इस समय लिखने टाइम पे, मतलब प्रकाश की तीव्रता, या कहो कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर नहीं कर रही थी, ठीक है। मतलब आपने एक ज़्यादा पावर का प्रकाश तो दे दिया उसे, बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, लेकिन उनकी गति में कोई प्रभाव नहीं डाल पाए ये प्रकाश की तीव्रता। मतलब आपने क्या करा, आपने बम तो फेंक दिया, वो हट के वहाँ निकलते चल तो गए, लेकिन आप उनको दौड़ा नहीं पाए, ठीक है, दौड़ा नहीं पा रहे आप, बस उठ गए वो लोग। तो ये सिस्टम यहाँ पे देखने को मिला, कैसे आया वो व्याख्या नहीं हो पा रही अभी, ठीक है, आइंस्टाइन ने करी थी इन सब चीज़ों की व्याख्या। थर्ड पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा थी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वो निर्भर कर रही थी किस पे, आवृत्ति पे, ठीक है, जो भी प्रकाश थी उसकी आवृत्ति पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, मतलब जितनी ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश लगाओगे उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा, ठीक है, जितनी ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश उतनी ज़्यादा स्पीड में भाग रहे थे वो, ठीक है। तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, आवृत्ति का बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ गया। ये तो एक बहुत अच्छी बात नजर आई। चौथी बात ये देखी गई कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे ही प्रकाश इस धातु में पड़ा वैसे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। तो
बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई, बहुत ज़्यादा परेशानी। अब यहाँ पे भी देखो एक कंडीशन थी, अब आवृत्ति कोई सी आवृत्ति नहीं, एक लिमिटेड आवृत्ति के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है। तो उस आवृत्ति को नाम दिया दहली आवृत्ति, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दहली आवृत्ति। देखो वीडियो बड़ी बन गई है, लेकिन इस वीडियो को देखने बाद है ना, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे उन 2 टॉपिकों के। और पिछली वीडियो भी देखो और मुझे बताओ, इन पे तो चली रही है, मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा बेस्ट तरीके से अपने, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर अब क्या करना है, देखो कभी किसी वीडियो में नहीं बोला मैंने, आज बोल रहा हूँ लाइक तो कर दो यार, कर दो लाइक, आज बोल दो, चलो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने के लिए उससे आए हैं, वीडियो में लाइक वाइक बढ़ाने के उससे नहीं आया, किसी उद्देश्य से कर दो तो अच्छी बात है, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का और अच्छा मजा आता है। नहीं करोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो कहा जाए थे तो दहली आवृत्ति। अब ये कौन सी आवृत्ति आ गई, मतलब हमने देखा कि अगर मैं एक नॉर्मल आवृत्ति का प्रकाश भेज रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। अब धीरे धीरे मैं आवृत्ति बढ़ा रहा हूँ और यहाँ वाली लिमिट पे, मतलब एक ऐसी लिमिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए। तो मैंने नोट करके लिख लिया कि हाँ यार ये 50 हर्ट्ज पे निकल रहा है, ठीक है। फिर मैंने किसी और एक धातु को यूज़ करा, मैंने देखा कि नहीं निकल रहे वहाँ, यार मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। फिर मैंने देखा वो वाली धातु पे 60 आवृत्ति आई, 60 हर्ट्ज, मैंने नोट करके लिख दिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक लिमिट आ रही है ऐसी आवृत्ति की जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले नहीं निकल रहे थे। एक लिमिट आई 60-50 की जहाँ से वो अब इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, तो उस लिमिट वाली आवृत्ति को नाम दिया हमने दहली आवृत्ति। मतलब किसी धातु की कम से कम वो आवृत्ति जहाँ से इलेक्ट्रॉन अब निकलना स्टार्ट होंगे, उससे पहले कोई बात मत कर लेना, ठीक है। तो ये दहली आवृत्ति आपकी हो गई, ठीक है। चलो मतलब समझ में आ गया चारों के चारों पॉइंट। अब ये ऐसे हो क्यों रहे थे, ये नहीं समझ पा रहे थे कोई भी, ठीक है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यार असल में ये क्यों प्रकाश की तीव्रता पे प्रति सेकंड निर्भर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर क्यों नहीं कर रही, और यहाँ पे गतिशीलता आवृत्ति पे कैसे निर्भर कर रही है। तो इन सब चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे मेनिकल वगैरह, इन्होंने प्रयोग करके दिया, बस इन्होंने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं दिया। तो क्वांटम सिद्धांत का यूज़ करके हमारे आइंस्टाइन दिया है, उन्होंने इन सारे के सारे नियमों की व्याख्या करी, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, कर दो स्टार्ट, चलो करते हैं। तो देखो अब मजा आएगा नहीं पढ़ने में, अब आपको क्या हो गया, आपको कमियां पता चल गई इन सिद्धांतों की। अब आपके अंदर एक जिज्ञासा हो गई कि यार आइंस्टाइन ने कैसे करा होगा। मतलब जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले तो मजे लेते हैं, जो पढ़ने वाले उनके अंदर एक रुचि जागी होगी कि यार मतलब हाँ यार आइंस्टाइन ने कुछ बताया इस में, कुछ अच्छी बात करी है तो क्लियर होगा उससे। तो अब आइंस्टाइन ने क्या बोला, उसने कहा जैसे ही मान लो धातु है अपने पास कोई, जैसे ही इस पर प्रकाश आया, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन था अलग घूम रहे थे अपना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे घूम रहे थे, तो जैसे ही प्रकाश आया अब ये इलेक्ट्रॉन घूमने गति मतलब निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये निकला इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टाइन ने भी तो वही बात बोली, नहीं, आइंस्टाइन ने बताया कि हर एक प्रकाश में फोटोन होता है, ये बात हमें पता है, ये फोटोन है, यहाँ पे कौन है, फोटोन, और फोटोन में ऊर्जा होती है कौन सी, E=hν। तो उसने बोला कि जब भी कोई फोटोन यानी कि प्रकाश किसी धातु पर टकराएगा तो वो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से जाके सीधा कांटेक्ट करेगा, ठीक है, किससे, धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से। देखो बहुत क्लियर होने वाला है, यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी आप पे निर्भर करता है, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ने सीधा फोटोन से जाके बात करी, अब डील करी उससे। हुआ क्या, यहाँ पे एक शर्त रख दी कि भाई या तो मैं तुझे अपनी पूरी ऊर्जा दूंगा या निकल जा, एकदम सीधी बात, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नहीं आया, कौन आया, फोटोन आया, फोटोन 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 का एफ से दिखा दो, चलो एफ से दिखा दिया अभी। एक फोटोन आया इलेक्ट्रॉन पे और बात करी इसने कहा कि भाई या तो तू मेरी पूरी ऊर्जा ले ले, या जो भी इनके बीच बात हुई, तो मतलब करेगा क्या फोटोन या तो अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को देगा या 1% की ऊर्जा नहीं देगा। मतलब अगर 500 फोटोन आई इस धातु पे, तो 500 फोटोन 500 इलेक्ट्रॉनों से बात कर रहे होंगे और भी इलेक्ट्रॉन से करेंगे, तो उनमें से मुश्किल से 20 इलेक्ट्रॉन से डील अच्छी होगी उनकी, मतलब 20 फोटोन 20 इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी ऊर्जा दे देंगे, ठीक है। तो यही आइंस्टाइन ने बताया कि जब भी कोई धातु पर प्रकाश आएगा
तो प्रकाश में उपस्थित जो फोटोन है वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, या तो वो पूरी ऊर्जा दे देंगे उन्हें अपनी, या वो एक भी ऊर्जा नहीं देंगे। मान लो पूरी ऊर्जा दे दी, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐसा लिया जिसको फोटोन ने पूरी ऊर्जा दे दी, पूरी ऊर्जा दे दी यानी कि h न्यू ऊर्जा दे दी। तो अब ये ऊर्जा भी दो भागों में बटेगी, ये ऊर्जा भी दो भागों में बटेगी। पहला भाग तो गतिज ऊर्जा देने में, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में। गतिज ऊर्जा तो चलो बहुत देर की बात होगी, पहला भाग जो आएगा वो आएगा उस इलेक्ट्रॉन को क्या करने में, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। यहाँ से भैया धातु से तो निकलो, भागना बाद में। तो पहली ऊर्जा तो उस इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में, दूसरी उसकी गतिज ऊर्जा मतलब उसे गतिज ऊर्जा देने में। अब वो यहाँ से निकल तो गया, भैया भागेगा तो है, तो गति ऊर्जा में। तो इन दोनों का यूज करके पूरी तरीके से व्याख्या कर दी उसने। समीकरण तो नहीं आई, समीकरण अभी आएगी। तो इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है। जैसे आया फोटोन, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी ऊर्जा दी, वो दो भागों में टूटी। पहला भाग कार्यफलन जिसे बोल देते हैं, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को धातु के परत से बाहर निकालने में, दूसरा उसको गतिज ऊर्जा देने में। फिर अब वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, चलो अच्छी बात है। अब देखो क्या हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, देखो आइंस्टाइन के समीकरण दिखाएंगे हम। मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल ऊर्जा E थी वो दो भागों में गई, ठीक है। पहले भाग तो था उसका W, दूसरा भाग था उसका क्या, दूसरा भाग था उसका, बताओ जल्दी बताओ, E के। हाँ E के था, बिल्कुल सही बताया अपने घरों में बैठ के, ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। तो असल में ऊर्जा क्या थी, h न्यू। अरे भाई h न्यू ऊर्जा तो थी, किसी फोटोन पे h न्यू ऊर्जा थी, वो दो भागों में बढ़ गई, प्लस इन दोनों के। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, मैं E के इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, h न्यू माइनस का W। मैंने क्या कहा, E के को यहाँ रहने दिया, W को उधर ले गया, तो गतिज ऊर्जा कुछ इस रेट में आ गई हमारी। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे W क्या होता है, W यहाँ पे कार्यफलन है, मतलब एक प्रकार की वह ऊर्जा या वह कार्य जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके पृष्ठ से निकालने में यूज हो रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मुंह उठा के तो निकलेंगे नहीं, कम से कम ऐसे कार्य या ऐसी ऊर्जा की जरूरत होगी जो इलेक्ट्रॉन को वहां से उठाने की कोशिश तो करे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ तो h न्यू ऊर्जा है, वही ऊर्जा क्या करेगा, कार्य बनेगी। अब कंफ्यूज हो तो ना यहाँ पे, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए वहाँ पे दहली ऊर्जा की यूज होगा, यानी कि आवृत्ति दहली, आवृत्ति दहली। तो ये कार्यफलन बनता है हमारा, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम से कम जो आवृत्ति की जरूरत पड़ रही है वो दहली आवृत्ति कहलाती है। ये बात अभी मैंने भी क्लियर करी है। तो बस कार्यफलन वही तो होता है h म्यू जीरो मतलब दहली आवृत्ति। तो मैंने यहाँ पे ले रखी है, h कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ से मैंने इस तरीके से समीकरण बना ली। और असल में ये होता क्या है, हाफ mv²। तो यही समीकरण आइंस्टाइन की आई थी कुछ ये, ठीक है। आइंस्टाइन की ये समीकरण थी, या तो आप ऊपर वाली भी कहते हैं। तो अब देखो इस समीकरण से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। पहली चीज तो ये कि कहीं आपको नजर आ रहा है गतिज ऊर्जा प्रकाश की किस पे निर्णय करनी थी, बता पे कहीं नजर नहीं आ रहा। इस समीकरण में कहीं पे ही नहीं है भैया। म्यू यहाँ पे आवृत्ति, ये दहली आवृत्ति, ये वेग, ये पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट सॉरी, जो वो ये नहीं बता पा रहे थे कि गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पे क्यों नहीं बढ़ रही, या प्रकाश की तीव्रता पे गतिज ऊर्जा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। तो देखो यहाँ से किसी भी तरीके से आप बढ़ाते रहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा गतिज ऊर्जा में। E के यहाँ पे mv² बराबर तो ये है। हाँ, लेकिन अगर मैं म्यू का मान बढ़ाऊंगा, अगर मैं म्यू का मान बढ़ाऊंगा यानी कि आवृत्ति का मान बढ़ाऊंगा, तो प्रकाश की तीव्रता क्लियर बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की क्लियर बढ़ेगी। तो सेकंड भी उन्होंने प्रूव कर दिया इस चीज को। थर्ड पॉइंट, अगर जरा ध्यान से देखो, ठीक है, अगर यहाँ पे म्यू का मान मैं ये ले लूँ, बहुत ध्यान से देखना, म्यू का मान मैं ले लूँ ये, मतलब म्यू छोटा है म्यू जीरो से, ठीक है, ये कर लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे अगर आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे, मान लो म्यू बराबर ले लिया मैंने 10 हर्ट्ज और म्यू जीरो को ले लिया मैंने 20 हर्ट्ज, ये कंडीशन होगी। तो जब मैं घटाऊंगा 10 - 20 तो माइनस का 10 आएगा,
आएगा नहीं आएगा। इस समीकरण में -10 रखूंगा तो गतिज ऊर्जा माइनस की आएगी, क्लियर आएगी। लेकिन गतिज ऊर्जा तो माइनस में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये चीज़ पता चली कि हाँ μ0 का मान, ठीक है, या कम से कम वो आवृत्ति हमें चाहिए जो इससे बड़ी हो, ताकि उसमें गतिज ऊर्जा है। मतलब μ0 पे तो वो निकल ही रहा है, मतलब वो स्टार्ट हुआ है निकलना। अब बढ़ाते रहेंगे यानी कि म्यू देते रहेंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी, प्लस में आएगी, और गतिज ऊर्जा प्लस में होती है। तो ये चीज़ भी क्लियर कर दिया आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत में, ठीक है। चौथा बचा हमारा समय पश्चता का, तो वो चीज़ भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्लियर कर दी। तो पूरी की पूरी आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हमने ऐसे करी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर मारो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही कमेंट करो। तो इस पर एक सवाल भी तो दिया, फटाफट से देख लेते हैं। सवाल है आपको दिया है कि धातु का कार्यफलन कितना है। कार्यफलन मतलब W दे रखा है आपको, कितना आपको दिया हुआ है 5.26 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। तो उसकी धैर्य आवृत्ति होगी, चलो तरंग दैर्घ्य हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है तरंग दैर्घ्य, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण का यूज करेंगे। प्लांक नियतांक का मान हमें पता होता है, क्या होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। इसका यूज करके मैं क्या निकाल लूंगा, μ0 निकाल लूंगा, बिल्कुल। अब मुझे पता है क्योंकि लैम्डा बराबर होता है C/μ, ठीक है। अगर मैं दैर्घ्य की बात कर रहा हूँ तो λ0 और μ0 की बात करूँगा। μ0 मैंने यहाँ से निकाल रखा है, मैं बड़ी आसानी से λ0 निकाल सकता हूँ। क्या करूँगा, प्रकाश क्या है, ये कितना होता है, μ0 का मान यहाँ से आएगा, ठीक है। क्लियर, छोटा सा सवाल था भाई, 1 नंबर, फटाफट से कर देंगे सवाल, ठीक है। और अगर आंसर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बता देना, बिल्कुल बताएंगे। थैंक यू।